हेलो ऑल। तो आज के लेक्चर में हम लोग हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर एमिली डर्कहाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। एमिली डर्कहाइम की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी जो थ्योरी बिल्डिंग है वो कार्ल मार्क्स से काफी डिफरेंट है। कार्ल मार्क्स की जो पूरी की पूरी थ्योरी थी, अब तो हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इनको कवर किया है, वो सारे की सारी थ्योरी कार्ल मार्क्स की जो है वो कंफ्लिक्ट ओरिएंटेड थी। यानी कि ये बात करते थे, जिक्र करते थे अल्टीमेटली अलग अलग क्लासेस के कन्फ्लिक्शन का, और बाद में क्लासलेस सोसाइटी यानी कि जो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनको चेंज करके एक डिफरेंट तरह का समाज, एक डिफरेंट तरह की सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन जब मैं एमिली डर्कहाइम की बात करूंगा, इसके साथ साथ और कुछ सोशियोलॉजिकल थ्योरिस्ट की बात करूंगा, तो वो कंफ्लिक्ट थ्योरी जो है उसको प्रमोट करते हुए नहीं देखने को मिलते हैं। इवन दो जो एमिली डर्कहाइम है, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ और इन्होंने जो अपनी मेजर राइटिंग्स हैं वो जर्मनी में लिखी या जर्मनी में जाके लिखी, और ये जर्मन स्कॉलर्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। कार्ल मार्क्स की जो राइटिंग्स है उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो है हम लोगों को एमिली डर्कहाइम के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है वो कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहलाए जाते हैं। जो ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो कंफ्लिक्ट है, अगर समाज के अंदर इनइक्वालिटी रहेगी तो वहां पे कंफ्लिक्ट जो है वो इनएविटेबल है। अल्टीमेटली लोग जो है वो रेवोल्यूशन करेंगे और उसके बाद एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जिसको हम लोगों ने एडवांस कम्युनिज्म के रूप में लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। एमिली डर्कहाइम थोड़े डिफरेंट तरह के सोशियोलॉजिस्ट थे। इनको हम लोग कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट नहीं कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फंक्शनलिस्ट। अभी इस तरह के जो शब्दावली है, वर्ड्स हैं, इनको आप लोग समझना शुरू कर दीजिए। इनको फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। देखिए फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं सोशियोलॉजी के अंदर? फंक्शनलिस्ट वो होते हैं जो सोसाइटी या समाज के अंदर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको खत्म करने की बात नहीं करते हैं। जो कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट होते हैं वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं अगर वो लोगों के अंदर डिस्पैरिटी इंड्यूस कर रहा है। जो फंक्शनलिस्ट हैं वो एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं। वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि बिना सोशल इंस्टीट्यूशंस के, बिना क्लास डिविजन्स के जो सोसाइटी है वो सरवाइव ही नहीं कर सकती है। तो फंक्शनलिस्ट जो है उनमें से एक बहुत बड़े फंक्शनलिस्ट हैं जिनका नाम है एमिली डर्कहाइम। तो एमिली डर्कहाइम की थ्योरी में आप लोग जो कंफ्लिक्ट रिलेटेड थ्योरी है वो बिल्कुल एब्सेंट देखोगे। यहाँ पे बड़े ही डिफरेंट तरीके से जो सोसाइटी है उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा। तो आप लोगों को धीरे धीरे कार्ल मार्क्स के बाद वैसे भी जब हम लोग एमिली डर्कहाइम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का समाज, एक डिफरेंट तरह की सोसाइटी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को देखने को मिलती है। और क्योंकि सोसाइटी या समाज की जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो एमिली डर्कहाइम ट्रू सेंस में अगर मैं कहूंगा तो इनको फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर, यानी कि द्वारा जो लिखी हुई किताब है डिवीजन ऑफ लेबर, उसको फर्स्ट प्योर सोशियोलॉजिकल क्लासिक के नाम से जो है वो हम लोग जानते हैं। काफी अच्छे तरीके से जो है उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए जो सोसाइटी या समाज है उसको समझाने की कोशिश की हुई है। क्लियर? तो जो एमिली डर्कहाइम है ये आप लोगों के क्या रहेंगे? ये आपके फंक्शनलिस्ट हैं। जब हमारे लेक्चर्स या जब हम लोग इन सारे के सारे थिंकर्स को एक बार खत्म कर देंगे तो एंड में मैं आप लोगों को अलग अलग तरह के जो डिविजन्स हैं थिंकर्स के बीच में वो भी कवर करवाऊंगा, ताकि आपको एक जगह के ऊपर अगर फंक्शनलिज्म के ऊपर या फंक्शनलिस्ट के ऊपर ही आप लोगों से सवाल पूछे जाए तो आप लोग उनके ऊपर जो है आंसर्स लिख सको। तो वहां पे एमिली डर्कहाइम और उसके अलावा कुछ और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स जो है उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला लेक्चर है दैट इज एमिली डर्कहाइम के ऊपर। क्लियर? तो एमिली डर्कहाइम की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि इन्होंने, इनका जो परवरिश है, ये जो बड़े हुए, ये फ्रांस के अंदर पैदा हुए, वहीं पे ही बड़े हुए, और उसके बाद फ्रांस के साथ लगते हुए देश जर्मनी में ये शिफ्ट हो गए। उसके बाद इन्हों की अलग अलग बुक्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। क्लियर? 1885 में इन्होंने फ्रांस को छोड़ दिया था। तो जो सबसे पहली इनकी किताब है जिसके बारे में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो इनकी है 1893 में लिखा हुआ इनका एक क्लासिक जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीजन ऑफ लेबर बिल्कुल आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, टेक्निकली या कंसेप्ट वाइज आज के लेक्चर में हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या रहता है कि जहां पे समाज या सोसाइटी के अंदर अलग अलग वर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर? खाना, जो एग्रीकल्चरलिस्ट है यानी कि जो किसान है वो खाना प्रोड्यूस कर रहा है, उसके साथ साथ लोग जो हैं वो घरों में खाना बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जो है वो खाना बन रहा है ताकि लोग जो है उसको कंज्यूम कर सके। कोई बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, कोई पानी की सप्लाई को इंश्योर कर रहा है, कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू इस तरह की टेक्नोलॉजी आप सब लोगों के लिए डेवलप कर रहा है। तो सोसाइटी समाज के अंदर
प्रॉपरली हम लोगों को डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, जहां पे पूरे समाज के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं और अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ लेबर में जो एमिली डर्काइम है उनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है उनके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंडली 1895 में इनका जो नेक्स्ट जो लेख पब्लिश हुआ वो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स। क्लियर? जहां पर ये सोशियोलॉजी के बारे में प्रॉपर थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, सोशियोलॉजी है क्या, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, वो हम लोगों को जो इनका सेकंड राइटिंग है दैट इज 1895 वहां से पता लगेगा। जब हम लोग सोशल फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसी जो इनका जो पब्लिकेशन है वहां से हम लोग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 1897 में इनकी सुसाइड नाम का एक जो पब्लिकेशन आएगा। सुसाइड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से जो एमिली डर्काइम है वो ये बताएंगे कि जो कैथोलिक सोसाइटी है, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस सोसाइटी है, भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती है, वहां पे जो सुसाइड रेट्स हैं वो काफी कम है एज कंपेयर टू प्रोटेस्टेंट्स जो आपके जो है वो क्रिश्चियंस रहेंगे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। नो डाउट वो उनके अपने चर्च वगैरह रहते हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा रिलीजियस जो एक्टिविटीज उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत रैशनल होते हैं और हमेशा अपने आप को उस सिचुएशन में रखते हैं जहां पे उन्होंने बेस्ट अचीव करना है। तो किसी सिचुएशन में अगर वो बेस्ट अचीव नहीं कर पाते हैं तो उससे वो डिसहार्टेंड होते हैं, डीमोटिवेटेड होते हैं, जिसके कारण जो प्रोटेस्टेंट यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर दो अलग अलग सेक्शंस हैं, कैथोलिक्स हैं काफी रिलीजियस हैं, प्रोटेस्टेंट्स है जो बाद में एनलाइटनमेंट के दौरान, एनलाइटनमेंट के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो हम लोगों को डेवलप होते हुए देखने को मिले। ये प्रोटेस्टेंट जैसे आजकल आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देखोगे, साइंटिस्ट वगैरह को देखोगे, अगर वो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस ये होंगे, 99% चांसेस ये होंगे कि वो प्रोटेस्टेंट जो सेक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी है उसको ही बिलोंग कर रहा होगा। तो जब इसने अपनी सुसाइड लिखा एमिली डर्काइम में तो उसने बताया कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टेंट है वहां पे ज्यादा हम लोगों को जो सुसाइड्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं एज कंपेयर टू कैथलिक्स। क्लियर? नेक्स्ट है 1912 में इनका जो वो रिलीजन के ऊपर जो है वो एक बुक आया। क्लियर? तो रिलीजन के ऊपर जो एमिली डर्काइम है उनकी क्या थिंकिंग है वो हम लोगों को यहां से पता लगेगी। तो चार इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है वो मेनली हमारा जो लेक्चर रहेगा एमिली डर्काइम के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला जो थिंकर हमारा है ये भी उतना ही ब्रॉड है, इवन मैं ऐसा कहूं कि जो पर्सपेक्टिव कवर किया गया है एमिली डर्काइम के द्वारा वो ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करते हैं, ये उसी को ही ऑब्जर्व करते हैं, उसी को ही अंडरस्टैंड करते हैं, उसी में ही चेंजेस इंड्यूस करने की बात करते हैं ताकि जो सोसाइटी या समाज है उसके अंदर अल्टीमेटली स्टेबिलिटी आ सके। क्योंकि ये भी उसी दौर के थे जब फ्रेंच सोसाइटी या जर्मन सोसाइटी के अंदर काफी इनस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही थी। और अल्टीमेटली जो सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है या सोशियोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि किस तरीके से जो समाज है या सोसाइटी है उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर सको। कार्ल मार्क्स ने स्टेबिलिटी के लिए रेवोल्यूशन का नाम दिया कि रेवोल्यूशन होगी जहां पे हैव नॉट्स जो वो हैव्स को निकाल लेंगे और सारे लोग जो है वो खुश रहेंगे, सोसाइटी जो है वो स्टेबल रहेगी, जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म के टाइम पे रहा करती थी। एमिली डर्काइम जो है वो ये कहेगा कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है, एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस है, अगर हम उनमें चेंजेस कर देंगे, रिफॉर्म कर देंगे, तब भी सोसाइटी जो है, जब भी जो समाज है उसमें हम लोगों को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्लियर? तो अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव या गोल है वो तो सबका सेम ही है, बस ये है कि रास्ता जो है उसमें हमें थोड़े क्या कुछ जगहों पे तो बहुत ज्यादा चेंजेस या बहुत ज्यादा डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा वो है डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर। लेकिन उससे पहले जो एमिली डर्काइम है इन्होंने कुछ जो थिंकर हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उनसे कुछ कंसेप्ट्स को बोरो किया हुआ है, जिनको आज के लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में जो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। जैसे अगर मैं बात करूंगा अगस्ट कॉम्ट की, तो अगस्ट कॉम्ट से जो है वो काफी प्रभावित थे। जहां पे अगस्ट कॉम्ट जो है वो साइंटिफिक स्टडी की बात करते थे, तो इन्होंने भी जो सोशियोलॉजी है उसको साइंटिफिक अप्रोच के तहत ही अंडरस्टैंड करने की जो है वो कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो अभी हम लोग आज के लेक्चर में या आने वाले लेक्चर्स में एमिली डर्काइम से रिलेटेड पढ़ेंगे और इन्होंने वो अलग अलग जो थिंकर्स हैं उनसे बोरो किए हुए हैं। तो सबसे पहला है कॉन्शियस कलेक्टिव या कलेक्टिव कॉन्शियस, जो इन्होंने स्कैफल से लिया है। स्कैफल जो है वो आपके जर्मन थिंकर हैं। क्लियर? कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब समझिए आप क्या है। कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब है जहां पे कॉन्शियस का मतलब होता है जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, जिसपे मैं विश्वास करता हूं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? जहां पे एक एरिया में रहने वाले, एक समाज में रहने वाले जो लोग हैं
वो कॉमन बिलीफ नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। उनका सोचने का तरीका सेम है, सेम धर्म को मानते हैं, सेम तरह के कपड़े पहनते हैं, सेम तरह की भाषा है, हर चीज जो है उनकी सेम है। और आप लोग नॉर्मली ऐसा देखोगे भी कि जब हम लोग बात करेंगे आज प्रेजेंट इंडिया के अंदर भी अगर मैं बात करूंगा तो जो ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है, उसमें जो भील्स हैं, गॉन्ड्स हैं, क्लियर, इन सब का जो आप बिलीफ सिस्टम देखोगे तो मोर और लेस जो वो आप लोगों को सेम देखने को मिलेगा। सिमिलरली कुछ जगहों के ऊपर अगर आप एक स्पेसिफिक गांव में चले जाओगे, नॉर्थ इंडिया के गांव में चले जाओगे, साउथ इंडिया के गांव में चले जाओगे, तो वहां पे भी आप देखोगे कि उस गांव के लोग जो है वो हो सकता है कि किसी एक जो देवता है, क्लियर, या देवी है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली विश्वास करते हो जो बाहर के लोग ना करते हो। तो मान लीजिए किसी एक एरिया में रहने वाले दो या दो से ज्यादा लोगों का जब कॉमन बिलीफ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियस। अब आप एक चीज समझिए, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे जो है तो एमिली डर्कहाइम ने यूज किया। इसका मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को देता हूं, क्लियर। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कभी भी भगवान के बारे में, है ना, किसी भी धर्म के भगवान के बारे में, जिसको सब अलग अलग धर्मों के लोग जो अपना भगवान मानते हैं, गॉड बोलते हैं, अगर उसके बारे में कोई भी कुछ कह देता है तो आप लोग देखिए कि हिंदुस्तान के हर एक कोने से जो है वो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट में, उस स्पेसिफिक रिलीजन में बहुत सारे लोग जो है वो उनकी कॉमन या उनकी कलेक्टिव कॉन्शियस है और वो सेम तरीके से जो है वो उस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जिनमें मेजर रिस्पॉन्स ये रहता है कि इसको मानता हूं। क्लियर, जो सही है गलत है वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली हम लोग देखते हैं अपने आसपास स्पेसिफिक टाइप पे कि देखिए सोशियोलॉजी की यही ब्यूटी है, यही सुंदरता है कि आप जो भी पढ़ोगे, जो भी सुनोगे, वो आप लोग अपने आसपास से जो उसको रिलेट कर सकते हो। और जिस दिन आपने इन चीजों को रिलेट करना शुरू कर दिया, उस दिन आपकी जो जर्नी है वो काफी आसान रहेगी, काफी ईजी रहेगी। क्लियर, यहां तक होपफुली धीरे धीरे जो सिचुएशन आपको समझ आ रही होगी। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियस है, जो एमिली डर्कहाइम के द्वारा अपनी डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी में भी यूज की गई है, ये बेसिकली इन्होंने जो स्कैफल हैं, जो जर्मन थ्योरिस्ट थे, उनसे इस थ्योरी को जो है वो बोरो किया हुआ है। क्लियर, जहां पे जो कलेक्टिव कॉन्शियस है ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर, या समाज कैसे काम कर रहा है, जैसे अब आपको हम समझिए एक चीज कि एक स्पेसिफिक सोसाइटी है, एक स्पेसिफिक समाज है, वहां पे एक तरह से कपड़े डालना नहीं अच्छा माना जाता है। उनको लगता है यार कि कपड़े जो वो प्रॉपर पूरा शरीर जो वो ढका होना चाहिए, कुछ जगह ऐसा है कि शरीर ढका नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो अगर मान लीजिए उसी समाज के अंदर, उसी सोसाइटी के अंदर सब लोगों की कॉमन कॉन्शियस है कि यार हम लोगों ने इस तरह का पहनावा नहीं डालना है। अब मान लो इनमें से एक इंडिविजुअल जो है वो उस तरह का पहनावा डाल देता है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट दी कलेक्टिव कॉन्शियस हो जाएगा। फिर ये सारे के सारे लोग जो हैं वो इसको या तो तंग करेंगे या इसके खिलाफ जो वो कोई ना कोई एक्शन देंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियस, जहां पे आपकी जो एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम है, अगर उनको कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो आप सब उनके खिलाफ जो वो खड़े हो जाते हो, चाहे आपके वो दुश्मन हो या आपके वो दुश्मन ना हो। क्लियर, तो कलेक्टिव कॉन्शियस आज के लेक्चर में और बेटर तरीके से आपको समझ आएगा जब हम मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां से आप लोगों को जो कलेक्टिव कॉन्शियस है इसके कंसेप्ट को और ब्रॉडली पता चलेगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये इन्होंने कहां से बोरो किया है, ये स्कैफल से बोरो किया हुआ है। क्लियर, स्कैफल से। क्लियर, नेक्स्ट है सोसाइटी इज स्यू जनरस। क्लियर, सोसाइटी इज स्यू जनरस का मतलब है कि सोसाइटी इज यूनिक। सोसाइटी जो है वो ऐसी है जहां पे सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद, सोसाइटी जो है वो खुद ब खुद इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो इंपैक्ट डालती है, यानी कि जैसा समाज होगा इंसान जो है वो वैसे ही बिहेव करेगा, वैसे ही एक्ट करेगा। क्लियर, तो ये स्पेसिफिक थ्योरी जो थी वो फुसल दी क्लिंज से जो है वो इन्होंने बोरो की है, ये फ्रेंच थ्योरिस्ट थे। तीसरी है एनोमी, जो इन्होंने फर्डिनेंड टॉनिस से जो है वो बोरो की है। बेसिकली क्या है कि जब जो हमारे एमिली डर्कहाइम है, जब ये डिवीजन ऑफ लेबर की बात करेंगे तो उसमें कुछ इश्यूज, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे स्पेसिफिकली तब जब सोसाइटी के अंदर जो है वो ट्रांजिशन आ रहा होगा। तो जब समाज या सोसाइटी के अंदर ट्रांजिशन आ रहा होता है, यानी कि वो स्टेबिलिटी से इंस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रही होती है, तो बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम लोगों के हिले हुए होते हैं, यानी कि वहां पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नाम की चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह की जो परिस्थिति है, इस तरह की जो सिचुएशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एनोमी कहते हैं। और जो एमिली डर्कहाइम है उसकी थ्योरी में एनोमी का भी जिक्र किया गया है,
सोसाइटी इज स्यू जेनरस का भी जो है वो जिक्र किया गया है, और उसके साथ साथ जो कलेक्टिव कॉन्शियस है उसका भी जिक्र किया गया है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो कंसेप्ट्स हैं वो एमिली डर्कहाइम ने कहीं और से बोरो किए हुए हैं। ये हम लोग इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी ना हमारे एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि जो एमिली डर्कहाइम की थ्योरीज हैं दे आर है ना दे आर सिंपली बोरोड फ्रॉम मल्टीपल थ्योरिस्ट विच वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। क्लियर? तो वहां पे आप लोगों को आर्गुमेंट सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके बारे में तो हमने पढ़ना ही है, क्योंकि ये तो वही थ्योरीज हैं जो एमिली डर्कहाइम ने जो है वो बोरो की हुई हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो एमिली डर्कहाइम ने कहां से कंसेप्ट, कौन कौन से कंसेप्ट बोरो किए, और उसके साथ साथ एमिली डर्कहाइम जो है किन किन का जो इन्फ्लुएंस है वो एमिली डर्कहाइम के ऊपर हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंपैक्ट है वो ऑगस्ट कॉम्ट का है। ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी है वो साइंस की तरह उसको हमें अप्रोच करना चाहिए, जिन्होंने पॉजिटिविज्म का जिक्र किया। पॉजिटिविज्म का मतलब है कि जहां पे प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी, एम्पिरिकल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर ही किसी चीज को सही या गलत माना जाएगा, यानी कि किसी भी एक चीज के लिए ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट जो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर ही हम उस चीज को सही या गलत मानेंगे। जो एमिली डर्कहाइम है ये ऑगस्ट कॉम्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे, और इनकी जो पूरे की पूरी थ्योरी है वो भी इसी बेसिस के ऊपर जो है वो बेस्ड है कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस है, उसको एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के तहत ही हम लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए। यही कारण है जब हम लोग उनकी जो पब्लिकेशन है सुसाइड के ऊपर, क्लियर, जब हम उसको भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी उन्होंने प्रॉपर रिसर्च किया है, प्रॉपर डाटा आया है, और उसी बेसिस के ऊपर जब उन्होंने अपना जो सोशल फैक्ट है उसको एस्टेब्लिश किया है। तो मेन जो थ्योरी आप लोग एमिली डर्कहाइम की देखोगे वो देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट का मतलब है कि प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन है वो एक सोशल फैक्ट है। सिमिलरली समाज अगर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है वो ड्यू टू सोशल सॉलिडेरिटी है, वो एक सोशल फैक्ट है। लेकिन जब किसी को भी वो सोशल फैक्ट बोलेंगे या जब भी वो किसी एक इंस्टीट्यूशन का जिक्र करेंगे, इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जो सोसाइटी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है, तब पहले उसको प्रॉपरली जो है वो रिसर्च किया जाएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, फिर जब वो फैक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर एमिली डर्कहाइम जो है उसको क्या कहेंगे, उसको सोशल फैक्ट कहेंगे। तो पूरे के पूरे जो थ्योरी है एमिली डर्कहाइम की वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगी, वो सोशल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड रहेगी। और जो सोशल फैक्ट्स हैं वो अपना ओरिजिन कहां से ट्रेस करते हैं, वो ऑगस्ट कॉम्ट की जो पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है वहां से अपने ओरिजिन को एक्सट्रैक्ट करती है। तो ऑगस्ट कॉम्ट का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो हम लोगों को एमिली डर्कहाइम के ऊपर देखने को मिलता है। दूसरे हैं यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट। देखिए ये जो यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट हैं ये मेनली इकोनॉमिस्ट हैं। ये वो इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है, जो समाज है, वहां पे अलग अलग स्किल सेट्स के इंडिविजुअल रहते हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, वो कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। और जब ये सारे के सारे लोग जो अलग अलग स्किल सेट में एक्सपर्ट्स हैं एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देते, तो वो सोसाइटी जो है वो ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस करती है, वो सोसाइटी जो है वो ज्यादा बेटर होती है, वो सोसाइटी जो है वो मैक्सिमम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, और वो सोसाइटी शायद जो मटेरियल गेन्स है वो ज्यादा करेगी एज कंपेयर टू अदर सोसाइटी। तो यूटिलिटेरियन जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने सीधा सीधा जो किसी भी एक समाज, किसी भी एक सोसाइटी की सक्सेस है उसका क्रेडिट किसको दे दिया, उसका क्रेडिट दे दिया इस सोसाइटी के अंदर रहने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स को। यानी कि कोई भी एक सोसाइटी अगर अच्छा कर रही है तो वो इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक इंसान जब अपने स्किल सेट को और बेटर कर रहा है, जिसका फायदा उसको तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कलेक्टिवली पूरे के पूरे समाज, पूरे की पूरी सोसाइटी को हो रहा है। तो ये जो थॉट प्रोसेस थी ये किसकी थी, ये यूटिलिटेरियन जो पॉजिटिविस्टिक थे उनकी ये वाली सोच हुआ करती थी। जो एमिली डर्कहाइम है वो पूरे का पूरा इनकी सोच से 100% तो सेटिस्फाइड नहीं था। वो ये कहता था कि ये जो इंडिविजुअल है, ये जो इंडिविजुअल है ये किसी भी एक समाज के द्वारा क्रिएट की हुई आइडेंटिटी है।
यानी कि जैसा समाज चाहेगा, जैसा सोसाइटी चाहेगा, वैसा इंडिविजुअल जो है वो काम करना शुरू कर देगा। समाज चाहेगा कि इस स्किल को डेवलप करो, तो वो एक स्किल डेवलप करना शुरू कर देगा, दूसरा कर देगा या तीसरा कर देगा। तो हालांकि उसने यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट के जो कंसेप्ट था उसको काउंटर जरूर किया, लेकिन फिर भी जो ये अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिवीजन ऑफ लेबर का जिक्र किया गया, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि हर एक इंसान जो है वो स्किल्ड है और अपना अपना काम परफॉर्म करेगा और कलेक्टिवली वो सबकी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और जिससे पूरे का पूरा समाज जो है वो ग्रो करेगा। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है वो यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट से ही एमिली डर्कहाइम ने जो है वो इन्फ्लुएंस है उनका, या वहीं से उनका एक्सट्रैक्टेड है। हालांकि इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो थोड़ा रिवर्स है। ये कहते हैं कि इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सोसाइटी या समाज है उसकी जो नॉर्म्स हैं वो किसी भी एक इंडिविजुअल का जो काम करने का तरीका है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो रेदर देन इंडिविजुअल इज इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, द रिवर्स इज ट्रू, यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रही है। सोसाइटी एक इंडिविजुअल का एक स्पेसिफिक स्किल सेट मदद करने में, बिल्ड करने में हेल्प कर रही है और वही इंडिविजुअल जो है वो अल्टीमेटली सबको फायदा दे रहा है। लेकिन according to utilitarian positivists, the most important entity in any society is individual, but according to Emily Durkheim, the most important entity in any society is society itself. यही कारण था, वो जो सोसाइटी जो है वो यूनिकनेस की जो बात की गई थी वो यही जिक्र था, यही बात जो है वो आपका जो एमिली डर्कहाइम है वो करने की कोशिश कर रहा था। तो एमिली डर्कहाइम की जो थ्योरीज हैं वो हम लोगों को ऑगस्ट कॉम्ब और जो यूटिलिटेरियन पॉजिटिविस्ट हैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हुई देखने को मिलेगी। कहानी सबको समझ आया? चलो फिर आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ चुका होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जहां पे लेट अस सपोज एक एरिया है, एक सोसाइटी है, एक समाज है, क्लियर, वहां पे अलग अलग इंडिविजुअल्स जो हैं उनको समाज ने, उनको सोसाइटी ने, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये अलग फंक्शन कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये ग्रुप ऑफ पीपल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? कोई अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, कोई उस अनाज से ब्रेड बना रहा है, कोई उसको बेच रहा है, क्लियर, कोई उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अलग अलग इंडिविजुअल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर हर एक के लिए बहुत जरूरी है, हर एक के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के तहत आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि देखिए जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजिकली कंसेप्ट है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो एडम स्मिथ के बारे में होपफुली आप सब लोगों ने सुना होगा। एडम स्मिथ, हु वाज द एडम स्मिथ? एडम स्मिथ जो है इसने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी थी और एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्लियर? तो एडम स्मिथ जो है वो भी डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसका जिक्र करता था। वो कहता था कि किसी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि देखिए इकोनॉमिस्ट का स्टार्टिंग में, अब तो चलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया, मतलब स्टार्टिंग में जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उनका ऑब्जेक्टिव यही होता था कि कैसे जो मुनाफा प्रॉफिट है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। और मुनाफा या प्रॉफिट तभी इंक्रीज हो सकता था जब ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो। क्लियर? जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होती थी उतने ज्यादा पैसा आता था, जितना पैसा आता था उतनी ही जो सोसाइटी या समाज था वो रिच होता था। तो जो इकोनॉमिस्ट थे उनका जो ऑब्जेक्टिव हुआ करता था वो यही था कि कैसे जो मटेरियल वेल्थ है, जो मनी है, उसको ज्यादा से ज्यादा जनरेट किया जाए। क्लियर? तो जैसे जो हमारे एडम स्मिथ है, इन्होंने जो वेल्थ ऑफ नेशन लिखी तो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि देखिए सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए जरूरी है ताकि जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं या जो जिस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, या किसी एक काम को एक ही इंसान अगर बार बार करेगा तो ऑब्वियस बात है वो ज्यादा बेटर तरीके से करेगा, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है जब भी हम लोग एक देश के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा पैसा जनरेट होगा, उससे बहुत ज्यादा वेल्थ जनरेट होगी। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये इंसान अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट करेगा, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करेगा कि ये इसने क्या करना है, इसने क्या करना है, इसने क्या करना है और इसने क्या करना है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है, वो डिसाइड करेगा कि इस सेक्शन के लोग या इतने लोग ये काम करेंगे, दूसरे ये करेंगे, तीसरे ये करेंगे या चौथे ये करेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो डिवीजन ऑफ लेबर है
उसको बाहर से इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे एज पर दी एडम स्मिथ सोसाइटी के अंदर जो स्पेशलिस्ट थे उनकी संख्या बहुत कम थी, सारे लोग सभी काम किया करते थे। तो यही कारण है, अगर स्पेशलाइजेशन को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो तो किसी ना किसी को एलोकेट करना पड़ेगा कि कौन क्या करेगा। तो यहां पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है एज पर दी एडम स्मिथ, ये एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस थी, यानी कि समाज या सोसाइटी ने डिवीजन ऑफ लेबर को जनरेट नहीं किया। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इंसान ने अपने यूज के लिए डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसको सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर बहुत ज्यादा चीजें लिखी जा रही थी, और एडम स्मिथ जो है वो एमिली डर्कहाइम से 100-125 साल पहले जो है वो आ चुके थे, और उनकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे फेमस हुआ करती थी, बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। अलग बात है बाद में एडम स्मिथ की जो राइटिंग्स है उनका जो है, या उनके जो थॉट प्रोसेस की जो थ्योरीज है वो फेल होती हुई हम लोगों को देखने को मिली। पर ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जहां पे इंडिविजुअल ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें होती है, उसमें इस तरह की चीजें जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर? यहां तक कहानी सबको समझ आ रही है? डन। अब देखो, जो एडम स्मिथ का डिवीजन ऑफ लेबर था उसको एमिली डर्कहाइम ने बिल्कुल अपोज किया। उसने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये सोसाइटी की तरफ से जनरेट किया गया है, क्योंकि सोसाइटी या समाज जो है वो अपने अकॉर्डिंगली जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बेसिस के ऊपर नए नए जो डायमेंशंस हैं, नई नई जो चीजें हैं उनको इजाद करता है। और मॉडर्न सोसाइटी जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें जो है वो डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। मॉडर्न सोसाइटी का मेरा मतलब क्या है, अब ढंग से समझना। यहां पे मॉडर्न सोसाइटी का मेरा मतलब क्या है कि अब यहां पे जो है वो नए नए साइंटिफिक टूल्स आ गए हैं। क्लियर? अब ऑब्वियस बात है, ये साइंटिफिक टूल जो है वो हर एक इंसान को तो चलाने नहीं आते होंगे। क्लियर? तो उस मॉडर्न टूल के एक मशीन को एक इंडिविजुअल चलाएगा, दूसरी मशीन को हो सकता है दूसरा चलाए, तीसरी को हो सकता है तीसरा चलाए। लेकिन जो हमारे एमिली डर्कहाइम उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, तो सोसाइटी की तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस आना था, और सोसाइटी की तरफ से जो रिस्पांस आया वो आया इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जहां पे समाज की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने ही अपने आप से एक दूसरे को डायरेक्शंस दी, जहां पे हर एक इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शंस जो हैं उसको उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो एक थे एडम स्मिथ जो कहते थे कि डिवीजन ऑफ लेबर जो वो एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस्ड है, यानी कि कुछ लोगों ने समाज के अंदर या लोगों के अंदर जो है वो या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन जो एमिली डर्कहाइम है वो कहते हैं कि नहीं जी, ये सोसाइटी की तरफ से ही जो है वो इसकी जनरेशन हुई है। और इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, दैट इज सोशल सॉलिडारिटी। उन्होंने कहा कि देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्यों हुआ। अब मैं जब बोल तो दिया कि जी जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो समाज की तरफ से हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि समाज के अंदर एक सॉलिडारिटी, एक यूनिटी एग्जिस्ट करती है। यूनिटी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होगा कि जब भी समाज या सोसाइटी को किसी भी चीज की नीड होगी तो वो उस चीज को अपने आप जो है वो जनरेट कर देगी, और उसी तरीके से जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका समाज या सोसाइटी के अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन हुआ। क्लियर? और देखिए, जब जो सॉलिडारिटी है उसके भी अलग अलग डायमेंशन इन्होंने बताए। इन्होंने बताया कि जो सॉलिडारिटी है, अब यहां पे ढंग से सुनना, अब थोड़ा सा ढंग से समझना इसको। देखो, सब भूल जाओ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बड़े पहले चलते हैं हम लोग, बहुत समय पहले चलते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी में चलते हैं। मतलब मैं प्रिमिटिव सोसाइटी भी बड़े पीछे ले गया, मैं 50-60 साल पहले आपको पीछे ले जाऊं, वहां से भी आपको एग्जाम्पल जो वो समझ आ जाएगा। इजी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रहने दो। हमारे यहाँ का कोई भी रूरल एरिया ले लो, इंडिया का, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले। क्लियर? देखो क्या है, एक गांव है 100 साल पहले, ठीक है जी। उस गांव में लोग रह रहे हैं जी, आपस में बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, रोज सारे लोग बैठते हैं नुक्कड़ पे, हर एक की डिस्कशन होती है। क्लियर? इस गांव के लोग जो हैं इन्होंने अपना एक बिलीफ सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है, अपने नॉर्म्स जो है वो डेवलप कर लिए हैं कि इसने क्या करना है, उसने क्या करना है। क्लियर? या भगवान में मानना है या नहीं मानना है, या किस भगवान ने मानना है, अपने इन्होंने बिलीफ सिस्टम, अपने नॉर्म जो है उन्होंने बना लिए हुए। क्लियर? और ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हैं या हंटिंग कर ले रहे हैं, यानी कि जानवरों को मार ले रहे हैं, बाकी कोई ज्यादा काम जो है वो नहीं कर रहे हैं। एक ही तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? अब देखो,
यहाँ पे एग्रीकल्चर जब किया जाएगा तो एग्रीकल्चर कोई बड़ा ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है। आजकल ठीक है कि ट्रैक्टर चलाना चाहिए, खाद डालनी चाहिए, आजकल टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एग्रीकल्चर है कि ठीक है जी, दो बैलों को बांधो, हल चला दो, ठीक है, या हल इंसान खुद भी चला देता था पहले। क्लियर? तो वो बहुत टेक्निकल का बात का जो है वो काम नहीं हुआ करता था, वो किसी को भी कोई सिखाएगा तो उसको इमीडिएटली जो वो चीज समझ आ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो लोग थे, इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, इनका जो बिलीफ सिस्टम था, इनके जो नॉर्म्स थे, सबके सेम थे। क्लियर? किसी भी तरह का जो टेक्निकलिटीज है, किसी भी तरह की कोई एक्सपर्टीज है, वो इस स्पेसिफिक तरह का जो समाज या सोसाइटी है उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, धीरे धीरे जो वो टाइम आगे बढ़ा, अब ये जो रूरल एरिया है वो मान लेते हैं एक अर्बन एरिया में या मॉडर्न सोसाइटी में जो वो चेंज हो गया, मॉडर्न सोसाइटी में आ गया। मॉडर्न सोसाइटी का मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, नई नई मशीनरीज आ गई, ठीक है, सर्विस सेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होगी। अब देखो, अब कहानी क्या है, अब है कि यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ये हो सकता है कि आईटी का काम करता हो जी, ये हो सकता है कि कोई बड़ी हैवी मशीनरी चलाता हो, ये हो सकता है कि क्रेन वगैरह चलाता हो। तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग तरह का जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, अब ये इसके पास है। क्लियर? अब देखो, इस तरह की सोसाइटी में इसका काम ये नहीं परफॉर्म कर सकता है, दूसरे का काम ये नहीं परफॉर्म कर सकता है। इस समाज में इस तरह की कोई टेंशन नहीं थी, लोग बाहर वाले समाज या सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। जो भी सर्वाइवल करना था उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ वो कर लेते थे, और इस सोसाइटी में ज्यादा हम लोगों को जो है वो कोहेसिवनेस देखने को मिलती थी, ज्यादा अटैचमेंट देखने को मिलती थी। लेकिन जो मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे जो अटैचमेंट है, अर्बन एरियाज में जो अटैचमेंट है, वो ऑटोमेटिक सी बात है कि कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ हर एक जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट होगा, यानी कि एक इंडिविजुअल का काम शायद दूसरा इंडिविजुअल जो है वो नहीं कर पाएगा। तो एमरी डर्कहाइम ने कहा कि जो बहुत हजारों साल पहले जो समाज हुआ करता था, जो सोसाइटी हुआ करती थी, जो सिर्फ एग्रीकल्चरल काम जो है वो किया करती थी, क्लियर, इस तरह के जो सोसाइटी, इस तरह का जो समाज था, इस समाज ने जनरेट किया हुआ था कलेक्टिव कॉन्शियस। इस समाज में कलेक्टिव कॉन्शियस थी। कलेक्टिव कॉन्शियस का मतलब कि सब सेम ही थे, क्योंकि सारे सारे काम कर सकते थे, कोई बड़ा ज्यादा टेक्निकलिटीज की आवश्यकता नहीं थी। और इस तरह के समाज में अगर कोई भी एक इंडिविजुअल जो है वो इस पूरी सोसाइटी के कलेक्टिव कॉन्शियस के बाहर जाने की कोशिश करता था, यानी कि ये मान लो कि किसी भगवान में, देवते में विश्वास करते और ये इंसान जो वो किसी देवी में विश्वास करना शुरू कर दे, तो ये सारे के सारे लोग जो वो इकट्ठे होते थे, क्योंकि इनकी जो कलेक्टिव कॉन्शियस थी उसको ये थ्रेटन करता था, और इसके खिलाफ जो वो एक्शन लिया जाता था। कई समाज में तो इंसान को मार भी दिया जाता था। तो क्या समझे आप कि अगर कोई भी इंडिविजुअल कलेक्टिव कंसाइंस, क्योंकि लोग बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई भी इंडिविजुअल कलेक्टिव कंसाइंस को थ्रेटन करता है तो सोसाइटी उसको प्रेशर डाल देती है, या तो वो सुधर जाता है या फिर वो एलिमिनेट हो जाता है। तो अभी जो कलेक्टिव कंसाइंस है ये कहां से जनरेट हुई? ये कोई इन्होंने मिलके तो ना बनाई कि जी कलेक्टिव कंसाइंस बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली बन गई। सोसाइटी की जैसी परिस्थिति थी, सोसाइटी की जैसी स्थिति थी, वैसे सोसाइटी ने जो कलेक्टिव कॉन्शियस जो है उसको जनरेट कर दिया, उसको डेवलप कर दिया। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है। दूसरी बात, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे मॉडर्न सोसाइटी की इंट्रोडक्शन हुई। अब इंडिविजुअल का एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें जो हैं वो सोसाइटी के अंदर आनी शुरू होगी, अब समाज ने जो रिस्पॉन्स किया, अब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से नहीं कर सकते, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियस में तो सारे लोग सेम सोचेंगे। अब यहाँ पे एक अर्बन एरिया में, एक अर्बन सोसाइटी में अलग अलग जगहों से लोग रह रहे हैं, अलग अलग बिलीफ सिस्टम के साथ जो वो लोग रह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, क्योंकि लड़ेंगे तो जो आईटी वाला है वो आईटी सपोर्ट नहीं देगा, पानी वाला आपको पानी की सप्लाई नहीं देगा, बिजली वाला आपको बिजली की सप्लाई नहीं देगा, और आप लोगों को तो सब कुछ चाहिए। तो आजकल हम सब लोगों की जरूरतें इतनी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि जो भी चेंजेस मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हुए, जहां पे अलग अलग एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी, तो सोसाइटी ने खुद ब खुद उसमें रिस्पॉन्ड किया कि अलग अलग टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो जाएंगे, और वो सारे के सारे जो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो बिलीफ सिस्टम, उनके जो नॉर्म्स है, वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू, अगर मैं बिल्कुल प्रिमिटिव या बिल्कुल रूरल सोसाइटी की बात करूं, आज से 1000 साल पहले या 100 साल पहले की इंडियन कंटेक्स्ट में जिक्र करूं। तो उसने कहा कि देखिए, जब सारा चीज सेम था, बहुत ज्यादा कोई इश्यू नहीं था,
तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था, स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स थे, सब लोग उसको फॉलो किया करते थे। और अगर कोई भी इन नॉर्म्स को वायलेट करने की कोशिश करता था तो बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव लॉज, रिप्रेसिव लॉ का मतलब है जहां पे जो सारे लोग सोचते हैं, जो हर्ड मेंटेलिटी होती है कि अच्छा ये कर देना चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, लेकिन सबको लगता है कि जिसको इसके साथ ये कर दो तो वो कर दो, दैट इज योर रिप्रेसिव लॉ, जहां पे सारे लोग ही डिसीजन ले रहे हैं, कोई जज नहीं बैठा है, कोई जूरी नहीं बैठी है, कोई वकील नहीं बैठे हैं, सब लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं कि इसको ये कर दो जी। तो इस टाइम पे बहुत रिप्रेसिव लॉ होते थे और जो सोसाइटी या समाज है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करता था, बहुत पावरफुल हुआ करता था। तो इसी समाज में कलेक्टिव कॉन्शियस हमें देखने को मिलती थी। जैसे मॉडर्न सोसाइटी आया, कलेक्टिव कॉन्शियस जो है वो कम हुई, लेकिन लोगों को एक दूसरे के साथ रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान जो अपने अपने डोमेन में एक्सपर्ट है। तो अब सोसाइटी ने जो रिस्पॉन्स किया, सोसाइटी ने रिस्पॉन्स किया इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर एक इंसान अलग अलग काम करेगा और उसके साथ साथ क्योंकि एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए जो है वो उन दोनों का होना जरूरी है, तो वो आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे, यानी कि सोसाइटी भी होगी, एडहेसिव भी होंगे, यानी कि समाज एक दूसरे से जुड़ा भी होगा, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं होगी क्योंकि इस समाज में लोग अलग अलग थॉट प्रोसेस, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग नॉर्म्स के साथ जो वो आए होंगे। पता क्या लगा कि जब सारी चीजें सेम थी तो सोसाइटी ने इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव जो कॉन्शियस है उसके रूप में रिएक्ट किया, तो सोसाइटी से जनरेट हुआ कलेक्टिव कॉन्शियस। सिमिलरली जब अलग अलग बड़ी ज्यादा आपकी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी की इंट्रोडक्शन हुई, तब भी सोसाइटी ने रिस्पॉन्ड किया इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो एमिली डर्कहाइम कहता था कि ये बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सोसाइटी ने खुद ब खुद अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरतों के हिसाब से जो है वो इसको डेवलप किया है, तो ये चीज बिल्कुल गलत नहीं है। तो एमिली डर्कहाइम का जो कंसेप्ट है कि सोसाइटी बड़ी है और हर चीज सोसाइटी से जनरेट होती है, वो कहीं ना कहीं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जो हमें मॉडर्न सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है, होपफुली यहां से जो वो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर होना शुरू हो गया होगा। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है, वापस आते हैं। अब ये तो चलो डिस्कशन थी, अब टेक्निकलिटीज में चलते हैं। क्या हुआ, जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी ओरिजिनेशन कहां से हुई? सोसाइटी से उसकी ओरिजिनेशन हुई। क्लियर? सोसाइटी में, अब सोसाइटी ने डिवीजन ऑफ लेबर को क्यों जनरेट किया? क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान या तीसरे इंसान की जरूरत थी। क्लियर? हर एक इंसान जो अपना अपना, हर एक इंडिविजुअल जो अपना अपना जो वर्क है उनको परफॉर्म कर रहा था। क्लियर? तो यानी कि समाज के अंदर सोशल सॉलिडेरिटी जो है उसके लिए, या सोशल सॉलिडेरिटी को बचाने के लिए, या सोशल सॉलिडेरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर को समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो है वो डेवलप किया गया। अब सवाल आएगा कि सोशल सॉलिडेरिटी का मतलब क्या है, क्योंकि सॉलिडेरिटी का मतलब वैसे जब हम लोग आसान भाषा में देखते हैं तो सॉलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, कि मैं आपके साथ कितना रिलेट कर सकता हूं। क्लियर? तो सोशल सॉलिडेरिटी ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा ही सॉलिडेरिटी का मतलब कि बहुत ही क्लोज हूं मैं आपके। सॉलिडेरिटी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके क्लोज नहीं, लेकिन मेरे को पता है जी आप और मैं जो है वो साथ रहेंगे तो एक दूसरे का जीवन जो है अच्छा हो जाएगा, चाहे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है लेकिन जरूरत एक दूसरे की है, तो वो भी सॉलिडेरिटी है। क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम आएगी और मेरे को पता है कि उसका होना जरूरी है और उसको पता है मेरा होना जरूरी है, तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, दैट इज सॉलिडेरिटी। क्लियर? तो जो सोशल सॉलिडेरिटी है, क्लियर, ये भी बेसिकली दो अलग अलग तरीके से हम लोग इसको कैटेगराइज करते हैं। सोशल सॉलिडेरिटी एक आपकी रहती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरी होती है आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। और जिस तरीके की सॉलिडेरिटी होगी उसी तरह के लॉज जो हैं वो हम लोगों को डेवलप या जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी से जो है वो हम लोगों को अलग अलग तरह के लॉज जो है वो जनरेट होते हुए देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैकेनिकल जो सॉलिडेरिटी, अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको जो प्रिमिटिव सोसाइटी बताया ना, जहां पे सब लोग जो है वो बहुत इकट्ठे रह रहे हैं, क्लियर, तो वहां पे जो लॉज बनेंगे मैकेनिकल में वो रिप्रेसिव लॉ बनेंगे। रिप्रेसिव लॉ का मतलब है कि जो हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि जो लोगों को लगा उनका बिलीव चाहे जैसा मर्जी है उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जाएगा, रैशनैलिटी, लॉजिक ये नहीं देखा जाएगा। क्लियर?
जो ऑर्गेनिक वाला है, ऑर्गेनिक वो है, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी वो है जो हमें आजकल मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो वो देखने को मिलती है, जहां से डिवीजन ऑफ लेबर के कंसेप्ट की हम लोग जो है वो ओरिजिनेशन मानते हैं। क्लियर? तो वहां पे जो है वो हम लोगों को रेस्टिट्यूटिव लॉ देखने को मिलते हैं। रेस्टिट्यूटिव लॉ का मतलब क्या रहेगा कि जहां पे प्रॉपर एक जज बना होगा, एक ज्यूरी होगी, एक इंडिविजुअल को पूरा डिफेंड करने का जो वो मौका दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो लॉ एक्सरसाइज किया जाता है वो विद सम रिस्ट्रेंट्स किया जाता है, और यहाँ पे जो लॉ जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है वो नॉर्मली रिप्रेसिव होता है, यानी कि उसका कोई लॉजिक, बड़ा रैशनैलिटी नहीं होती। सारे लोग बैठते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि इसके साथ क्या किया जाएगा। यहाँ पे एक जज बैठता है, क्वालिफाइड इंडिविजुअल बैठता है, वो डिसाइड करता है कि उसके साथ क्या किया जाएगा, जो किसी भी तरह के इमोशंस में आके, किसी भी तरह के बहकावे में आके डिसीजन नहीं लेता है। क्लियर? तो आसान भाषा में सोसाइटी, समाज के अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर की जनरेशन है वो सोशल किस तरह की सॉलिडेरिटी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और जिस तरह की सॉलिडेरिटी होगी उसी तरह का जो लॉ है वो हम लोगों को डेवलप या जनरेट होता हुआ देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया, एक हमारा है रिप्रेसिव लॉ, दूसरा है रेस्टिट्यूटिव लॉ। समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्लियर हुआ सब लोगों को? डन। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में होपफुली जो वो क्लियर हो गया होगा। तो जो देखिए, जो समाज के अंदर सॉलिडेरिटी है वो बेसिकली डिसाइड करेगी क्या, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगा या डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अगर सॉलिडेरिटी बड़ी स्ट्रांग है, जैसे कि प्रिमिटिव सोसाइटी के अंदर हुआ करती थी, तो क्या देखने को मिलेगा हमें? इस सॉलिडेरिटी बहुत स्ट्रांग है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए सॉलिडेरिटी जो मॉडर्न सोसाइटी वाली है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। तो हम लोग सॉलिडेरिटी को दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारी होती है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, दूसरी हमारी होती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है वहां पे रिप्रेसिव लॉज जब हम लोगों को देखने को मिलते हैं, और जो हमारी ऑर्गेनिक जो सॉलिडेरिटी है वहां पे हम लोगों को रेस्टिट्यूटिव लॉज जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? नन कहानी समझ आ रही है? यहाँ पे नहीं आ रही? तो ये जो है वो हमारी सॉलिडेरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, समाज ने कैसे जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर को जनरेट किया, कैसे सोसाइटी की तरफ से डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ। होपफुली उसकी जो पूरी जर्नी है, उसका जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर? कहानी समझ आया? डन। तो जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होगा? ये पूरे का पूरा सोसाइटी है, ये पूरे का पूरा समाज है, इनमें हर एक इंडिविजुअल जो है उसका बिलीफ सिस्टम, जो नॉर्म्स वो फॉलो कर रहा है, जो डायरेक्शंस वो फॉलो कर रहा है, वो क्या होगी? सेम होगी। अगर मैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी की बात करूंगा, अगर मैं ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करूंगा, तो यहां पे हर एक इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होगा, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा। बट क्योंकि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वहां पे इतने ज्यादा डाइवर्स फंक्शन जो वो परफॉर्म किए जाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहना पड़ेगा। हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। नहीं तो अगर आज मैं बोल दूं कि जी मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो मैं भूखा मर जाऊंगा 2 दिनों में। क्लियर? तो हर एक इंसान दूसरे की जो वो हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉलिडेरिटी जो है वो हमारे अंदर जरूर मौजूद है। ये अलग बात है कि जो सॉलिडेरिटी की इंटेंसिटी है, जो सॉलिडेरिटी की इंटेंसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इंटेंसिटी जो है वो मेरे को मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में देखने को मिलती है, या प्रिमिटिव जो सोसाइटी उसमें देखने को मिलती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि दिल से करीब है जी, दिमाग से नहीं, दिल से करीब है कि जी कुछ भी कह दिया इसको तो फिर उसके साथ खड़े हो गए। क्लियर? ऑर्गेनिक देखिए, नेचर ऑफ इंटेंसिटी, रिलेशंस, पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑब्वियस बात है, जहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे लोगों की जो पॉपुलेशन है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। क्लियर? जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जिन सोसाइटी जिन समाज में जो है वो फॉलो की जा रही है, वहां पे लोगों की संख्या बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होगी, क्योंकि इतने ज्यादा कनेक्टेडनेस होने के लिए अगर करोड़ों पॉपुलेशन होगी तो नहीं कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश हो सकते हैं। हजारों में संख्या हुई, सैकड़ों में संख्या हुई तो कनेक्शन स्टेब्लिश करना जो वो आसान रहता है। यही कारण है पुराने समाज में, पुरानी सोसाइटी में हम लोग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का ज्यादा जिक्र करते हैं। आज भी हमारे जो बिल्कुल गांव है वहां पे कहीं ना कहीं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो ज्यादा डोमिनेट करती है, जहां पे गांव लेवल के ऊपर ही बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो लीगल नहीं है हमारे जो इंडिपेंडेंट, हमारा जो आजाद देश है उसके अंदर भी, लेकिन डिसीजन लिए जाते हैं किसके ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। लेकिन नॉर्मली जो पूरा देश हमारा चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अब हो सकता है कि इस टाइम पे
जो कोकोनट ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन हो, लेकिन वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं मैं भी उसके लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए कुछ काम कर रहा होगा। तो दैट इज द सॉलिडेरिटी बिटवीन दी डिफरेंट इंडिविजुअल्स हु आर रेजाइडिंग इन स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक कंट्री। समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, क्लियर। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी जो है उसमें बड़ी क्लोजनेस होती है, उसमें लॉज बहुत अच्छे नहीं होते, क्लियर, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंगली चलता है सब कुछ, डन। जो हमारा डिवीजन ऑफ लेबर है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, वहाँ से फिर डिवीजन ऑफ लेबर का जनरेशन है, और वहाँ पे हम लोग किस तरह की सॉलिडेरिटी देखते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है वो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है वो उसकी जो है वो जेनेसिस देखते हैं। तो देखो, टाइम के साथ साथ टाइम के साथ साथ बिल्कुल आज से हजारों साल पहले, आजकल क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा टेक्निकलिटीज आएंगी, जितने ज़्यादा लोग और से ज़्यादा जितने ज़्यादा जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें जितनी डाइवर्सिटी आती जाएगी, जितनी टेक्निकलिटीज आती जाएंगी, ऑब्वियस बात है लोगों के एक दूसरे से अटैचमेंट कम होती जाएगी। पर क्योंकि एक दूसरे की ज़रूरत है सर्वाइवल के लिए, तो वो एक दूसरे से अटैच रहेंगे, तो उसको हम ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी कहते हैं। अगर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी को जो है वो हम लोगों ने थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, तो एंथनी गिडन्स हैं, ठीक है, जैसे मैं बताता हूं, जैसे एंथनी गिडन्स हैं, उन्होंने बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज रखे हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो सॉलिडेरिटी को असेस किया जाता है। जैसे एक तो उसमें आ जाएगा टोटल जो इंटेंसिटी है, ठीक है, दूसरा उसमें आ जाएगा रिजिडिटी, तीसरा उसमें आ जाएगा पॉपुलेशन, चौथा उसमें आ जाएगा कंटेंट। यानी कि 4 अलग अलग पैरामीटर रखे हुए हैं। बड़ी ही अच्छी किताब है वैसे सोशियोलॉजी की, लेकिन एंथनी गिडन्स के द्वारा जो लिखी हुई है, क्लियर। तो देखो क्या कहा उसने, कहा देखिए जी 2 तरह की सोसाइटी है, एक आपकी है मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, दूसरी है आपकी कौन सी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। तो उसने कहा देखो जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है उसमें पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा हाई होगी, लोग बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, और जो पॉपुलेशन आपकी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी उसमें कम होगी, तभी एक दूसरे के साथ जो वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रहेगी, यानी कि एक दूसरे के साथ ज्यादा अटैचमेंट होगी। रिजिडिटी इसमें हाई होगी, मैकेनिकल में रिजिडिटी का मतलब है कि जहां पे सिस्टम बन गया है उसमें चेंज नहीं हो सकता जी। अब ऑब्वियस बात है, कम लोग है, बिलीफ सिस्टम बना, उसको चेंज करना वैसे बहुत मुश्किल है। इंटेंसिटी, एक दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा। जो कंटेंट है वो काफी रिलीजियस होगा, ठीक है, काफी धार्मिक तरह के लोग जो है वो हम लोगों को मैकेनिकल सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम कॉमन है, कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, तो रिलीजन को प्रैक्टिस करना, उसको इन्फ्यूज करना काफी ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी की बात करेंगे तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, रिजिडिटी भी यहां पे कम होगी, चेंज हो सकते हैं लॉस में, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और जो कंटेंट है यानी कि जो नेचर ऑफ द सोसाइटी है वो थोड़ा नॉन रिलीजियस होगा। तो देखिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आज ही आप अपने आसपास उठाइए सर, सोचिए, दिमाग चलाइए कि गाँव में कैसा है, शहरों में कैसा है, वहां से आप लोग मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और जो ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी है उसके बीच में डिफरेंस जो है वो देख पाओगे, क्लियर। तो गाँव में एक इंसान सारे काम कर रहा होता है, शहरों में हर एक इंसान जो वो अलग अलग काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा है। तो आसान भाषा में जब मैकेनिकल सॉलिडेरिटी थी तो वहां से क्या जनरेट हुआ, वहां से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जनरेट हुई। जब ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी आई, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एक बिलीफ सिस्टम जो थोड़ा सा वीक होना शुरू हुआ, वहां से डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसका जेनेसिस हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर जो है उसकी इंट्रोडक्शन हुई, क्लियर। तो ये आज का हमारा डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है। बाकी प्रॉपर एनालिसिस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे पहले तो इनके एक एक चीज़ों को पिक कर लेते हैं, सोशल फैक्ट समझ लेते हैं, सुसाइड वाला एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, वैसे तो हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में जो वो इसमें जो है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। फिर उसके बाद जो पूरा एनालिसिस है इन्हीं सारे के सारे कंसेप्ट्स का, उनके ऊपर हम लोग मूव करेंगे, डन। तो चलिए आज छोटा सा ही है, ज़्यादा लंबा नहीं रखा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला थॉट थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लेक्स है। अगर ये आपको समझ आ गया तो आने वाले जो एमडी डरकाइम की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगी। तो इसको थोड़ा 2-3-4 बार पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक प्रीमाइस जो है वो हमारी सेट कर देगा थ्योरी बिल्डिंग में, अगर मैं इन स्पेसिफिक सोशियोलॉजिकल थिंकर का जिक्र करूँगा, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।